नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। लोकतंत्र के महासमर में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण का प्रचार आज शाम थम गया है। वहीं मध्य प्रदेश में 7 मई को 9 सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें भिंड, मुरैना, ग्वालियर, गुना, राजगढ़, सागर, विदिशा, बैतूल, भोपाल को वोट किए जाएंगे, जिसके कारण रविवार शाम 6 बजे से चुनावी शोर पर रोक लग गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 9 लोकसभा सीटों पर कुल 1,77,52,583 वोटर्स हैं, जिसमें से 1,68,31,603 वोटर्स को मतदाता सूचना पर्ची पहले ही बांटी जा चुकी है। यूपी की इन सीटों पर होगा मतदान। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस चरण में 100 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। जिन सीटों पर मतदान होना है उनमें संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली लोकसभा क्षेत्र शामिल है। इस चरण के निर्वाचन क्षेत्र मुरादाबाद, संभल, हाथरस, अलीगढ़, आगरा, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, कासगंज, बदायूं और बरेली जिले में आते हैं। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों के लिए 3 चरण में वोटिंग होनी है। 2 चरणों में 4 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुके हैं। अब तीसरे चरण की 7 सीटों के लिए 7 मई को मतदान किया जाना है। जिन 7 सीटों में मतदान किया जाना है उनमें सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर लोकसभा सीट शामिल है। अब तक हुए 2 चरणों में सबसे पहले चरण में सिर्फ बस्तर सीट पर और दूसरे चरण में 3 सीटों पर राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। आपको बता दें, आज शाम 6 बजे से चुनावी शोर थम गया है। अब प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार कर सकेंगे। इसको लेकर सुरक्षा के भी लगातार पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रशासन मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रहा है। किसी भी तरीके की चूक ना हो, किसी भी तरीके की अव्यवस्था ना हो, इसको लेकर प्रशासन लगा हुआ है। वहीं राजनीतिक पार्टियां अब डोर टू डोर प्रचार करेंगी। आज शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार का शोर पूरी तरीके से थम गया है। केवल अब प्रत्याशियों को डोर टू डोर संपर्क करने की अनुमति रहेगी। नेता वोट मांगने के लिए डोर टू डोर जा सकेंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पहले फेज की वोटिंग के बाद दूसरे चरण की वोटिंग हुई। अब तीसरे चरण की वोटिंग के लिए आज शाम से चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। अब केवल डोर टू डोर वोटिंग हो सकेगी। हमारे साथ ज्यादा चर्चा के लिए भोपाल से दुर्गेश गुप्ता लाइव जुड़ चुके हैं। वहीं लखनऊ से राघवेंद्र त्रिपाठी जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आप देखा जाए दुर्गेश गुप्ता जी, आज शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। मध्य प्रदेश में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जा सकता है कि मध्य प्रदेश में जो 9 लोकसभा सीटों में चुनाव होना है 7 तारीख को, अभी से 48 घंटे पहले ही जो चुनाव का प्रचार प्रसार है उसका शोर थम गया है। चूंकि अब चुनाव आयोग के निर्देश के बाद में 48 घंटे पहले ही चुनाव का जो प्रचार प्रसार का जो शोर होता है वह थम गया है। और अगर बात की जाए प्रत्याशियों की, तो प्रत्याशी अब डोर टू डोर ही घरों में जाकर अपना चुनाव प्रचार प्रसार कर सकते हैं, यानी कि हो हल्ला के साथ में प्रचार प्रसार नहीं कर सके हैं। इसी के साथ में धारा 144 लागू हो गई है। धारा 144 यानी कि जहां कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई नारेबाजी नहीं की जा सकती है, डीजे नहीं बजाया जा सकता है, हो हल्ला नहीं किया जा सकता है। जो चुनाव का प्रचार प्रसार लाउड स्पीकरों के द्वारा होता है वह भी नहीं किया जा सकता है। यानी कि अब शांतिपूर्वक तरीके से प्रत्याशी जो है डोर टू डोर जाकर अपने चुनाव का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के लिहाज से अगर देखा जाए तो राजधानी भोपाल की अकेले बात करें तो राजधानी भोपाल में करीब 4000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण जो इलाके हैं राजधानी भोपाल के आसपास, जो आउटर इलाके हैं जो कि दूसरे शहर से भोपाल शहर को जोड़ते हैं, उन बॉर्डर इलाकों में बड़ी मुस्तैदी की जा रही है ताकि किसी भी प्रकार का पैसा या रुपया नहीं आ जा सके। और इसी के साथ में जो असामाजिक तत्व हैं वह असामाजिक तत्वों की भी मैपिंग की गई है और उन पर नजर रखी जा रही है। इसी के साथ में अगर बात की जाए तो राजधानी भोपाल में जो बाहर के लोग हैं जो अनावश्यक तौर से राजधानी भोपाल में रुके हुए हैं या किसी भी प्रकार से चुनाव में वह चुनाव को बाधित कर सकते हैं या प्रभावित कर सकते हैं, उन लोगों को 48 घंटे पहले ही शहर छोड़ने के निर्देश दे दिए गए हैं। और इसी के साथ में अगर बात की जाए तो 2097 पोलिंग बूथों पर पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया है। किसी भी प्रकार से कोई भी असामाजिक तत्व किसी प्रकार से चुनाव में व्यवधान पैदा नहीं कर सके, उसके लिए पुलिस प्रशासन भी हमारे साथ लखनऊ से राघवेंद्र त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं लाइव। राघवेंद्र जी, उत्तर प्रदेश की तीसरे फेज में किन किन सीटों पर मतदान होना है, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं?
इटावा, मैनपुरी, आंवला, बहेड़ी, फतेहपुर सीकरी, आगरा, हाथरस, इन सब सीटों पे मतदान होना है। और सबसे बड़ी बात है, यह सीटें समाजवादी पार्टी के गढ़ के रूप में जानी जाती थी जब मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे। 2019 के चुनाव की बात करें तो संभल और मैनपुरी 2 सीटों पे समाजवादी पार्टी जीती थी। इस बार उसकी कोशिश है कि और सीटों पे कब्जा जमाया जाए। चूंकि यादव बाहुल और मुस्लिम बाहुल इलाका है और भारतीय जनता पार्टी ने मोदी लहर में इन सीटों पे कब्जा किया था। केवल 2 सीटें सपा बसपा गठबंधन के बावजूद केवल 2 सीटों पे समाजवादी पार्टी कब्जा कर पाई थी। और रही बात चुनाव प्रचार की, तो शाम 6 बजते ही चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। अब कल पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा। आदर्श आचार संहिता लागू होने के चलते जो बाहरी नेता थे, जो बाहरी कार्यकर्ता थे, जो प्रचार में लगे हुए थे, उन्होंने जिले छोड़ दिए। अब उनको वहां से हटना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि ड्रोन से निगरानी की जा रही है ताकि कोई व्यक्ति कहीं पे कुछ अवांछनीय गतिविधियों में लिप्त न पाया जाए तो उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए। अब अरुण जी, सबसे बड़ी समस्या मतदान के दिन है। इतनी गर्मी पड़ रही है, 40 के ऊपर टेम्परेचर जा रहा है। प्रशासन की कोशिश है कि हर मतदान स्थल पर कम से कम एक घड़े में ठंडा पानी रखा जाए। जो शहरी इलाके हैं वहां तो वाटर कूलर लगाया जा रहा है, लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर घड़े का पानी का भी इंतजाम किया जा रहा है। और मतदाताओं को बैठने के लिए टेंट लगाए जा रहे हैं। क्योंकि गर्मी को लेकर अलर्ट जारी हुआ है कि यह तापमान 43 डिग्री तक जा सकता है। और जिस तरह से मतदान में लगातार कमी आई है, 19 के मुकाबले जो 2 चरण के मतदान हुए उसमें प्रतिशत कम हुआ है, तो उस चिंता का विषय। और निर्वाचन आयोग की कोशिश है कि मुकम्मल इंतजाम करके मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जाए। इसी नाते लगातार इधर प्रभात फेरे निकाले जा रही हैं, संगोष्ठियां की जा रही हैं ताकि मतदाताओं को जागरूक करके उनको बूथों तक लाया जाए। और उसके बाद जो सियासी पार्टियां हैं, जो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, सब इनके कार्यकर्ता भी घर घर जाकर दस्तक दे रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि आप लोग घर से निकलिए, मतदान करिए। जो बीएलए होते हैं, जो पर्ची बांटते हैं मतदान की, वो पर्चियां बांट चुके हैं। जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है रणदीप निर्वा, उन्होंने अपील की है जिनको पर्ची नहीं मिली है वह बूथ पे आए, उन्हें मतदान करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, उनको तत्काल पर्ची दिया जाएगा, उनका मतदान कराया जाएगा। तो कुल मिलाकर 10 सीटों पे मतदान होना है 7 मई को, जिसमें से 2 समाजवादी पार्टी के पास है, 10 भारतीय जनता पार्टी के हैं। अब देखना होगा इन जो आंकड़ा जीत का है इसमें कितना फेरबदल होता है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा जोर लगाया है, समाजवादी पार्टी ने भी अपना पूरा जोर लगाया है। और अरुण एक चीज बता दे, 2019 के चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन जरूर था, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो चाचा हैं यानी शिवपाल यादव, अखिलेश यादव के चाचा, वह कहीं न कहीं मुखालफत में थे। फिरोजाबाद से समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। इस बार फिरोजाबाद में अक्षय यादव चुनाव लड़ रहे हैं और वहां पे शिवपाल यादव भी प्रचार कर रहे हैं, तो स्थितियां बदली हुई हैं। और जो 10 सीटों पे चुनाव हो रहा है, उनमें से 3 सीटें समाजवादी पार्टी के परिवार के लोग खुद चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें बदायूं से शिवपाल यादव के बेटे हैं, मैनपुरी से डिंपल यादव जो अखिलेश यादव की पत्नी है, और फिरोजाबाद में राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव हैं। तो इसका भी इम्तिहान होगा कि परिवार के कितने लोग विजयी होकर लोकसभा पहुंचते हैं। तैयारियां मुकम्मल है। कल 11 बजे के बाद पोलिंग पार्टियां रवाना की जाएंगी और 7 मई को सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। जी राघवेंद्र जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बरसात भोपाल से दुर्गेश गुप्ता लाइव बने हुए। दुर्गेश, मध्य प्रदेश की कितनी सीटों पर वोटिंग होनी है तीसरे फेज की? और क्योंकि आज से देखा जाए तो चुनाव प्रचार थम जाएगा, डोर टू डोर की परमिशन रहेगी। बिल्कुल अरुण, मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में तीसरे फेज में 9 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है 7 तारीख को। और सबसे अहम बात यह है कि तीसरा फेज का जो मतदान है वह मध्य प्रदेश की जनता और मध्य प्रदेश की सियासत के लिए काफी महत्वपूर्ण और काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इस बार की जो सीटें हैं काफी महत्वपूर्ण सीटों पर मतदान होना है। जिस तरीके से अगर बात की जाए, राजगढ़ से दिग्विजय सिंह को प्रत्याशी, दिग्विजय सिंह कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी का एक चर्चित नाम है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और कांग्रेस पार्टी के एक चाणक्य कहे जा सकते हैं दिग्विजय सिंह। तो वह भी जो सीट है वह चर्चा का विषय बनी हुई पूरे मध्य प्रदेश में। वहीं अगर बात की जाए विदिशा से, तो विदिशा से शिवराज सिंह चौहान प्रत्याशी हैं। शिवराज सिंह चौहान भी एक चर्चित नाम है, मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और शिवराज सिंह चौहान जो विदिशा की जो सीट है, विदिशा शिवराज सिंह चौहान की ही एक परंपरागत सीट हुआ करती थी, इसके पहले भी वह वहां से सांसद रह चुके हैं। तो यह भी सीट जो है, इस सीट पर भी पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरे देश की जनता की निगाहें जो है इस सीट पर टिकी हुई हैं।
हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए तो गुना से भी ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीट की अगर बात की जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बार कमल के निशान के साथ में लोकसभा चुनाव में इस बार मैदान में है। इसके पहले 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उस वक्त की परिस्थितियां जो हैं वह थोड़ा सा अलग थी। लोकसभा चुनाव में उस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए थे और कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद में जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के काफी करीबी आदमी, करीबी व्यक्ति माने जाते थे, केपी यादव को भारतीय जनता पार्टी ने वहां से टिकट दिया था और केपी यादव को वहां पर जीत मिली थी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद परिस्थितियां बदली और ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इस बार वह भारतीय जनता पार्टी के निशान से इस बार गुना सीट से लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर हैं और उनके ठीक सामने यादवेंद्र यादव बाहुल्य। दुर्गेश, रोकना चाहूंगा हमारे साथ रायपुर से हेमंत शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। हेमंत, देखा जाए छत्तीसगढ़ में तीसरे फेज की वोटिंग में कितनी सीटों पर मतदान होना है, क्या कुछ जानकारी है? छत्तीसगढ़ में और शाम 5 तक चुनाव जो डोर फर्क है हर घर जाकर करने की प्रयासी करते नजर आएंगे। सातों सीट काफी महत्वपूर्ण है 2019 के लोकसभा चुनाव में। इसमें से कोरबा लोकसभा सीट बीजेपी हार गई थी, बाकी सभी सीट बीजेपी के खाते में गई थी और इस बार कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। और दूसरी तरफ बात की जाए बीजेपी की तो बीजेपी लगातार 11 सीट जीतने का दावा कर रही है। पहले और दूसरे चरण के तहत 4 सीटों पर चुनाव हो चुका है। क्या कुछ स्थिति अभी है उस इलाकों में, वो 4 जून के बाद पता चलेगा। काफी कोशिश की गई थी, खासतौर पर दूसरे चरण में जहां पर 3 महत्वपूर्ण सीटें थी, अरुण, कांकेर लोकसभा, महासमुंद लोकसभा और राजनांदगांव सबसे हाई प्रोफाइल सीट है क्योंकि वहां से पूर्व सीएम भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे हैं और काफी मेहनत की, वहां पर चुनाव हो चुका है। अच्छी वोटिंग पहले और दूसरे चरण में हुई थी और अब भी पूरी तरीके से प्रशासन, चुनाव आयोग जुटा है कि तीसरे चरण में भी, खासतौर पर राजधानी रायपुर में, क्योंकि पिछली बार लगभग 6 लाख से ज्यादा जो मतदाता हैं उन्होंने वोट नहीं किया था और इसीलिए लगातार कोशिश हो रही, जन जागरूकता अभियान लगातार रायपुर में चलाया जा रहा है। कोशिश सही है कि जो वोटिंग प्रतिशत है तीसरे चरण में वो भी यहाँ पर बढ़ता दिखाई दे। फिलहाल कांटे की टक्कर है सभी सीट में, कोई भी सीट पर एक तरफा मुकाबला नजर नहीं आ रहा है। हेमंत, देखा जाए पहले चरण की जो वोटिंग हुई, दूसरे चरण की वोटिंग हुई, उससे पहले नक्सलियों ने पोस्टर बैनर लगाए। क्या तीसरे फेज की वोटिंग से पहले भी नक्सलियों की ऐसी कुछ घटनाएं देखने को मिली है? देखिए अरुण, पहले फेज में बस्तर लोकसभा सीट पर चुनाव हुआ, वो काफी नक्सल प्रभावित इलाका है। उससे पहले 29 नक्सलियों को मार गिराया गया था सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा वहां पर कांकेर में, और कोई भी बड़ी घटना वहां पर नहीं हुई, घटना को छोड़ दिया जाए। और दूसरे चरण में कांकेर सीट थी, कांकेर भी नक्सल प्रभावित इलाका है, वहां पर भी कोई बड़ी घटना नहीं हुई, शांतिपूर्वक पहली बार ऐसे हुआ है कि चुनाव हुआ, सुरक्षा बल के जवान वहां पर मुस्तैदी के साथ तैनात थे। तीसरे चरण में बात की जाए तो नक्सल प्रभावित इलाका नहीं है, हालांकि सरगुजा थोड़ा अति संवेदनशील क्षेत्र है, कई इलाके वहां पर प्रभावित हैं, लेकिन ऐसा कोई अलर्ट फिलहाल पर्चा नहीं जारी किया गया है क्योंकि 7 जो लोकसभा सीटें हैं वो ग्रामीण और शहरी है, नक्सल प्रभावित इलाका नहीं है। इसलिए फिर उसके बावजूद बड़ी संख्या में सुरक्षा बल के जवानों को तैनात किया गया है। कल मतदान सामग्री यहाँ से रवाना होगी यहाँ के लोकसभा सीटों के लिए, उसी तरीके से जहां जहां पर जिला मुख्यालय है वहां से जो मतदान सामग्री है वो कल सुबह रवाना कर दी जाएगी और फिर कोशिश शासन की होगी, चुनाव आयोग की होगी कि शांतिपूर्वक मतदान 7 तारीख को संपन्न हो सके। जय हिंद। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ग्वालियर से विनोद शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। विनोद, देखा जाए ग्वालियर में मुरैना सीट पर लोकसभा चुनाव होना है, आज से डोर टू डोर वोटिंग की ओनली परमिशन रह गई है, किस तरीके का वहां पर माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, ग्वालियर चंबल संभाग में 4 लोकसभा जो सीट है उन पर मतदान होना है 7 मई को, जिसमें गुना शिवपुरी है,
इसके अलावा भिंड दतिया लोकसभा है, मुरैना सोपोर लोकसभा है और ग्वालियर लोकसभा है। यहाँ जो सबसे ज्यादा जो हॉट सीट मानी जा रही है वो मुरैना और गुना की है, क्योंकि गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के प्रत्याशी हैं और पहली बार बीजेपी से लोकसभा चुनाव गुना में लड़ रहे हैं। इससे पहले जब चुनाव हुआ था तो वो हार गए थे केपी सिंह यादव से, जब कांग्रेस में सिंधिया हुआ करते थे, इसलिए काफी प्रतिष्ठा का चुनाव माना जा रहा है। और सिंधिया लगातार गुना, शिवपुरी और चंदेरी, अशोकनगर इन तमाम इलाकों में सक्रिय है। लगातार उनका पूरा परिवार तमाम उन इलाकों में सक्रिय है, चाहे उनके बेटे हो महानारायण सिंधिया या उनकी पत्नी प्रीतम राजे सिंधिया, सभी वहां पर सक्रिय है। इसके साथ साथ मुरैना में भी काफी प्रतिष्ठा की सीट मानी जा रही है, क्योंकि जो विधानसभा अध्यक्ष है नरेंद्र सिंह तोमर, उनके शिवमंगल उन्हीं के व्यक्ति कहलाते हैं और उनको लोकसभा सीट का टिकट दिया गया है। इसके साथ सतपाल सिंह सिकरवार नीटू जिनको कहा जाता है, वो पहले बीजेपी में विधायक रहे थे, जिला पंचायत अध्यक्ष रहे थे और अब कांग्रेस की तरफ से उनको टिकट दिया गया है। तो कांटे की टक्कर जो है मुरैना में मानी जा रही है। इसके साथ यही कारण रहा है कि लगातार जो पिछले दिनों में चुनावी सभाएं हुई, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे वो मुरैना आए थे, इसके अलावा प्रियंका गांधी मुरैना आई थी और बड़े तमाम जो नेता है बीजेपी के, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें, मुख्यमंत्री मोहन यादव की बात करें, नरोत्तम मिश्रा, वीडी शर्मा और तमाम जो स्टार प्रचारक है बीजेपी के, वो मुरैना डेरा डाले रहे। मुरैना में कई सभाएं की, रोड शो की है और इसके साथ साथ भिंड जहां पर फूल सिंह बरिया कांग्रेस की तरफ से है, संजय राय बीजेपी की तरफ से है, वहां भी राहुल गांधी आए थे और उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया था और तमाम जो नेता है वो लगातार भिंड में रहे। ग्वालियर में स्थिति ये बनी हुई है कि ग्वालियर में कांग्रेस की तरफ से प्रवीण पाठक है, तो वहीं जो बीजेपी की तरफ से भारत सिंह कुशवाहा है और 3 दिन से काफी नाटकीय क्रम यहाँ ग्वालियर में चल रहा है। 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई एक व्यक्ति द्वारा, उसने कहा कि जो जातिगत तौर पर यहाँ पर मतदान को लेकर कुछ ना कुछ किया जा रहा है। आज करणी सेना के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम बीजेपी का विरोध करते हैं, क्योंकि हमारे कहने से एक प्रत्याशी को नहीं हटाया गया था गुजरात में और जिसने करणी सेना की जो राजपूत समाज की महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी की और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम मध्य प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ मतदान करेंगे। लेकिन एक बात उन्होंने और कही कि भिंड में जो फूल सिंह बरैया है कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो उनके खिलाफ भी मतदान करेंगे, मतलब उनको भी वोट नहीं देगा उनका समाज, क्योंकि उन्होंने भी पहले एक जो जब चुनाव हुआ था 2018 में विधानसभा, तब उनकी एक वीडियो जारी हुआ था जिसमें उन्होंने राजपूत समाज की महिला है उनका अभद्र टिप्पणी की। तो इस तरह का लेकर लगातार यहाँ बीडी शर्मा रहे, कल भी बीडी शर्मा का जो दौरा था वो रहा। आज सुबह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया अपने तमाम जल कल्याणकारी योजनाओं को बताया, केंद्र और प्रदेश सरकार की तमाम योजनाओं को बताया और साफ तौर पर उन्होंने दावा किया कि इस बार 28 नहीं 29 की 29 सीट मध्य प्रदेश में जीत हम दर्ज करेंगे और जो छिंदवाड़ा सीट है वो भी बीजेपी के खाते में आएगी। तो इस तरह से काफी रोचक मुकाबला बना हुआ है। शाम 6 बजते ही चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम गया। जो बैनर पोस्टर लगे हुए थे उनको प्रशासन ने हटाना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही पुलिस और प्रशासन भी चुनाव की तैयारियां पूरी कर चुके हैं। हमारी जब बात हुई थी एसपी धर्मवीर यादव से, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 8 कंपनियां उनको मिल चुकी हैं और ये बात उन्होंने और कही कि कहीं भी अगर गड़बड़ी मतदान के दिन मिलती है तो 5 मिनट में वहां पर बैकअप पहुंचेगा, मतलब फोर्स पहुंचेगा। इसके साथ जो तिराहे चौराहे हैं वहां चेकिंग बढ़ा दी गई है। सीमावर्ती जो भी नाके पोस्ट हैं उन पर लगातार चेकिंग की जा रही है। एसएसटी की टीम चेक कर रही है कि कोई पैसा लेकर परिवहन तो नहीं कर रहा, शराबखोरी कहीं तो नहीं हो रही, मतदाताओं को शराब से लेकर लुभाने का प्रयास तो नहीं किया जाएगा। इसके साथ अभी कुछ देर पहले जो कलेक्टर है उन्होंने भी खुद, रुचिका चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनकी जो तैयारियां पूरी हो गई है, मतदान दल कल से रवाना शुरू हो जाएंगे। एमएलबी महाविद्यालय है जहां पर मतदान दल की पूरी व्यवस्था की गई है, वहां से जो विभिन्न मतदान केंद्र है उन पर मतदान दल रवाना होना शुरू हो जाएंगे और ये सुनिश्चित किया जाएगा देर शाम तक कि सभी कुछ ठीक ठाक है। उसके बाद 7 तारीख को मतदान किया जाएगा और ऐसे में रिजर्व ईवीएम मशीन भी रहेगी, रिजर्व स्टाफ है वो भी रहेगा। तो कहीं से कहीं तक किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जा रही है, इस तरह का सुनिश्चित किया गया है। किसी तरह से मतदान को प्रभावित करने की कोई कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाइयां पहले से ही चल रही हैं और वही दोनों ही पार्टियां अपने जवानी हमले एक दूसरे पर लगातार कर रहे हैं। जीतू पटवारी जब ग्वालियर आए थे आज से 3-4 दिन पहले और उन्होंने इमरती देवी को लेकर जो अपनी शब्दावली का यूज किया था, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया था, उसके बाद बीजेपी हमलावर जी बिल्कुल विनोद जी, हमारे साथ भोपाल से दुर्गेश गुप्ता लाइव बने हुए। दुर्गेश, देखा जाए पिछली बार जो मतदान प्रतिशत कम रहा था, सेकेंड फेज में कम रहा था, इस बार बढ़ाने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए?
बिल्कुल स्पष्ट तौर से अगर बात की जाए अरुण, यहाँ के जिला प्रशासन की भोपाल लोकसभा सीट से जिला प्रशासन की बात की जाए तो जिला प्रशासन ने मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए तरह तरह के आयाम कर रहा है, तरह तरह के प्रयोग कर रहा है। सबसे बड़े प्रयोग की बात तो यह है कि जो भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र सिंह हैं, उन्होंने एक प्रयोग यहाँ पर मध्य प्रदेश में किया है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया है कि भोपाल लोकसभा सीट में आने वाले तमाम मतदान बूथों में, पोलिंग बूथों में जो पहला वोट डालेगा, यानी कि जिसका पहला वोट होगा उसको तरह तरह के उपहार दिए जाएंगे और इन उपहारों में डायमंड की रिंग से लेकर, फ्रिज से लेकर, कूलर से लेकर, टीवी से लेकर तरह तरह के उपहार शामिल हैं। यानी कि जो 2097 पोलिंग बूथ इसमें बने हुए हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, जो बनाए गए हैं, जिन पोलिंग बूथों पर मतदान होना है, इन 2097 में जो पहला वोट डालेगा उन 2097 लोगों को तरह तरह के उपहार दिए जाएंगे। तो इस प्रकार के प्रलोभन देकर कहीं ना कहीं जिला प्रशासन कोशिश कर रहा है कि मतदान प्रतिशत बढ़े। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जिस तरीके से पहले और दूसरे चरण में जो मतदान प्रतिशत कम हुआ था, उसको लेकर जो चुनाव मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं अनुपम राजन, उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए थे कि तरह तरह का अभियान चलाकर और लोगों में जागरूकता पैदा करें, लोगों को जागरूक करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदाता बाहर निकल सकें और मतदान डाल सकें। सबसे अहम बात यह है कि इतनी भीषण गर्मी में मतदाताओं को बाहर निकालना एक जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती थी। इसको लेकर भी भोपाल जिला प्रशासन ने एक व्यवस्था की है जिसमें अगर कोई मतदाता बाहर निकलता है और पोलिंग बूथ पर जाता है तो उसको पानी पीने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इसी के साथ में जिला प्रशासन की टीमों को तैनात किया गया है कि अगर कोई बुजुर्ग मतदाता आता है तो उसको आने और लाने ले जाने की व्यवस्था, सुविधा मुहैया करवाई जाए। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अगर भोपाल लोकसभा सीट की बात की जाए तो भोपाल लोकसभा सीट में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन की तमाम टीमें यहां पर तैनात हैं। तमाम टीमें कई तरह के प्रयोग कर, कई तरह के अभियान चलाकर मतदान प्रतिशत को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है कि तीसरे फेज में एक अच्छा मतदान प्रतिशत रहे भोपाल में, भोपाल लोकसभा सीट में। अभी 2 दिन पहले ही जिला प्रशासन की तरफ से एक केबीसी की तरह एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था। इसमें कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पर इस प्रोग्राम को आयोजित किया गया था और इसी के साथ में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए राजधानी भोपाल में जितने भी विश्वविद्यालय हैं उस विश्वविद्यालय से संबंधित सभी छात्र सम्मिलित हुए थे, सभी चयनित छात्र सम्मिलित हुए थे और इन छात्रों से सवाल कर इनको उपहार दिया गया था। और इसी के साथ में छात्रों के साथ साथ में मीडिया के माध्यम से जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं उन्होंने तमाम मतदाताओं को अपील की थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मताधिकार का उपयोग करें, मताधिकार का प्रयोग करें और जाकर मतदान पोलिंग बूथ पर मतदान अवश्य डालें। जी बिल्कुल दुर्गेश जी, हमारे साथ ग्वालियर से विनोद शर्मा जी लाइव बने हुए। विनोद जी, ग्वालियर चंबल अंचल में देखा जाए ज्यादातर अति संवेदनशील पोलिंग बूथ होते हैं और जो आज की बात करें अपन तो डोर टू डोर ओनली वोटिंग की मतलब प्रचार प्रसार की परमिशन है, लेकिन बावजूद इसके अलावा पैसे बांटने की घटनाएं सामने आती हैं, शराब बांटने की घटनाएं सामने आती हैं। बिल्कुल, देखिए ये बात सही है कि ग्वालियर चंबल अंचल में काफी हॉट रहता है मामला मतदान के दिन और सबसे ज्यादा जो स्थिति बताई जा रही है वो मुरैना क्षेत्र में रह सकती है। वहां पर दोनों ही क्षत्रिय समाज के प्रत्याशी आमने सामने हैं और ग्वालियर में भी ये स्थिति रहती है क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में जो हमने देखा था कि शराब और ये सब कुछ पकड़ में आया था। रात्रि में मतदान की जो मतदान की रात्रि होती है उसके एक दिन पहले ये सब कुछ पकड़ में आया, तो इसको लेकर पुलिस तो सतर्क है ही और साथ ही अभी आपको पता होगा कि 5 दिन पहले पुलिस ने एक टैंकर को पकड़ा था जिसके अंदर से 55 लाख रुपए की शराब बरामद हुई थी और ये ग्वालियर लाई जा रही थी मतदान के दिन मतदान को प्रभावित करने के लिए। उनको आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। यही कारण है कि पुलिस ने सभी जो एसपी हैं उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को अलर्ट कर दिया है और जो बीट प्रभारी हैं उनको भी अलर्ट कर दिया है। विनोद जी, देखा जाए ग्वालियर चंबल अंचल में इसके साथ ही एक घटना और मिलती है, मतदान के दिन फायरिंग जैसी घटनाएं सामने आती हैं, मतदान केंद्रों पर फायरिंग होती है, लड़ाई दंगे की घटनाएं भी सामने आती हैं और अक्सर ये जो मामले हैं वो भिंड, मुरैना और ग्वालियर के कुछ इलाके जो ग्रामीण क्षेत्र हैं ग्वालियर के, वहां इस तरह की घटनाएं दिखती हैं कि जब एक दूसरे के जो समर्थक होते हैं प्रत्याशियों के वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर पर ये चाहते हैं कि उनके ही प्रत्याशी को वोट मिले और ऐसे में कुछ गांव ऐसे होते हैं जो विशेष जाति समूह से बाहुल होते हैं। अब दूसरे प्रत्याशी को ये लगता है कि वहां कुछ समस्या है, जब उनके लोग जाते हैं तो घटनाएं होती है, फायरिंग होती है। बिल्कुल, मुझे रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है। आप दोनों ही संवाददाताओं को बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। फिलहाल के लिए लोकतंत्र के महासमार में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।